मैं साकाराम की दूसरी बीवी थी। उनकी पहली पत्नी 4 साल पहले गुजर गई थी। जब मैं ब्याह करके साकाराम के घर में आई थी, तब पहली बार मेरी नज़र सचिन पर पड़ी थी। तभी से मेरा आकर्षण सचिन के प्रति हो गया था। मगर मैं तो साकाराम की बीवी थी, इसीलिए उसके खूंटे से बंध गई थी। मैं भी एक विधवा थी। अभी उम्र का 30वां पड़ाव चल रहा था। जब मैं 19 साल की थी, तब मेरी शादी मयंक से कर दी गई थी। वह बेरोजगार था, नौकरी की तलाश जारी थी, मगर वह इधर उधर काम करके अपनी ज़िंदगी किसी तरह खींच रहा था। मेरी झगड़ालू सास थी। हरदम वह मुझ पर अपना सासपना जताने की कोशिश करती। छोटी छोटी गलतियों पर भी वजह ताना मारना उसका स्वभाव बन चुका था। मगर वह दिन काल बनकर मुझ पर टूट पड़ा, जब एक कार वाला मयंक को रौंद कर चला गया। अभी मेरी शादी को हुए 1 साल भी नहीं बीते थे और मैं विधवा हो गई थी। समाज की ज़रूरी रस्मों के बाद मेरी सास ने मुझे डायन बता दिया। यह कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि आते ही मेरे बेटे को खा गई। ससुराल से जब विधवा निकाली जाती है, तब वह अपने मायके में आती है। मैं भी अपने मायके में चली आई और माँ, बाबूजी और भाई के लिए बोझ बन गई। बाद में मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। तब मुझे विधवा जिंदगी जीते हुए 10 साल से ऊपर हो गए। समाज के मुताबिक विधवा की दोबारा भी शादी नहीं हो सकती है। मुझे तो अब जिंदगी भर विधवा की जिंदगी जीनी थी। ऐसे में मैं कई बार सोचती थी कि अभी माँ बाप जिंदा है, लेकिन कल वे नहीं रहेंगे, तब भाई कैसे रख पाएगा। यही दर्द मुझे हर दम कचोटता रहता था। मैं कई बार सोचती थी कि मैं माँ बाप से अलग रहूं, मगर एक विधवा का अकेले रहना बड़ा मुश्किल होगा। मर्दों के दबदबे वाले समाज में कई भेड़िए उसे नोचने को तैयार बैठे थे। कई वैसी मर्दों की निगाह अब मुझ पर पड़ी रहती थी। माँ और बाबूजी मुझे देखकर चिंतित थे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि सिर्फ मैं ही अपने बारे में सोचती थी। माँ और बाबूजी भी सोचते थे कि मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। वे खुद भी चाहते थे कि मेरी दोबारा शादी हो जाए, मगर समाज की बेड़ियों से वे भी बंधे हुए थे। इसी का कसम में समाज के कुछ ठेकेदार साकाराम का रिश्ता लेकर मेरे बाबूजी के पास आए। बाबूजी को मालूम था कि साकाराम बहुत पैसे वाला है। उसका भाई नरेश सेठ के नाम से मशहूर है। मगर दोनों भाइयों के बीच 20 साल पहले ही घर और जायदाद को लेकर रिश्ता खत्म हो गया था। आज तक दोनों के बीच बोलचाल बंद था। बाबूजी यह भी जानते थे कि साकाराम 50 साल के ऊपर हैं। यह बेमेल गठबंधन कैसे होगा। तब समाज के ठेकेदार ने एक ही बात बाबूजी को समझाने की कोशिश की थी कि यह मेरी ज़िंदगी का सवाल है, साकाराम के साथ मैं खुश रहूंगी। तब बाबूजी ने सवाल उठाया था कि साकाराम नदी किनारे खड़ा हुआ है कि कब बहाव में बह जाए, फिर मैं विधवा रह जाऊंगी। तब समाज के ठेकेदार ने बाबूजी को समझाया कि देखो, वह जरूर विधवा हो जाएगी, मगर सेठ की जायदाद की मालकिन बनकर रहेगी। तब बाबूजी ने मुझसे पूछा था, नीति, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैं समझते हुए भी अनजान बनते हुए बोली, रिश्ता? और मेरे लिए? हाँ नीति, तुम्हारे लिए रिश्ता। मगर बाबूजी, मैं एक विधवा हूँ और विधवा की दोबारा शादी नहीं हो सकती। अपने पिता को समझाते हुए मैं बोली थी, हाँ नहीं हो सकती है, मैं जानता हूँ, मगर जब सोचता हूँ कि तुम ये लंबी उम्र कैसे काटोगी, तो डर जाता हूँ। जैसे कोई दूसरी विधवा काटती है, वैसे ही काट लूँगी बाबूजी। मैंने जब यह बात कही, तब बाबूजी सोच विचार में पड़ गए थे। तब मैं खुद ही बोली थी, मगर बाबूजी, मैं आपकी भावनाओं को भी अच्छी तरह जानती हूँ। आप तो साकाराम के साथ मेरा ब्याह करना चाहते हैं। हाँ बेटी, वहाँ तेरी जिंदगी बहुत अच्छी तरह कट जाएगी और विधवा की जिंदगी से छुटकारा भी मिल जाएगा। ये बोलकर बाबूजी ने अपने मन की बात कह डाली। तब मैं सहमति देते हुए बोली थी, बाबूजी, आप किसी तरह की चिंता ना करें, मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर बाबूजी का चेहरा खिल उठा था। फिर साकाराम के साथ मेरी बेमेल शादी हो गई। मैं साकाराम के बंगले में आ गई थी। दुकान के अलग नौकर, घर के अलग नौकर थे। घर का नौकर सचिन 25 साल का गबरू जवान था, बाकी तो वहाँ अधेड़ औरत थी। जब साकाराम के साथ मैं बिस्तर पर होती थी, तो वह बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता था। मयंक के साथ जो रातें गुजारी थी, साकाराम के साथ वैसा मज़ा नहीं मिलता था। साकाराम ने कई बार मुझसे कहा था, नीति, तुम मेरी दूसरी पत्नी हो, उम्र में मेरी बेटी के बराबर हो। अगर मेरी पहली पत्नी से कोई औलाद होती,
तब वह तुम्हारी उम्र के बराबर होती। मैं तुझसे औलाद की आशा रखता हूँ। तुम मुझे एक औलाद दे दो। औलाद देना मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। मैं अपनी बात रखते हुए बोली, मगर मैं देख रही हूँ। क्या देख रही हो? मुझे रुकते देख सकाराम ने पूछा। हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं, मगर जितना जोश पैदा होता है वह पल भर में ख़त्म हो जाता है। अब मैं उम्र की ढलान पर हूँ, फिर भी औलाद चाहता हूँ। सकाराम की आंखों का इशारा मैं समझ गई। तब मैंने नौकर सचिन से बातचीत करना शुरू किया। मैं उसे बार बार किसी बहाने अपने कमरे में बुलाती, आंखों में हवस लाती। कभी मैं अपना पल्लू गिराती, कभी ब्लाउज का ऊपरी बटन खोल देती, तो कभी पेटी को जांघों तक चढ़ा लेती। मर्द कैसा भी पत्थर दिल हो, आखिर एक दिन पिघल ही जाता है। सचिन ने कहा, मेम साहब, आपका मुझे देखकर बार बार आंचल गिराना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप क्यों ऐसा करती है? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझता है। मैं मुस्कुरा कर बोली और उसके गाल को चूम लिया। समझता तो मैं सब कुछ हूँ, मगर मालिक कुछ भी नहीं कहेंगे। मैंने बीच में ही उसकी बात काट के मैं बोली, मालिक से क्यों घबराता है? यह सुनकर सचिन पहले तो हैरान हुआ, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने आओ ना देखा ना ताव मुझको दबोच लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर क्या था, मेरी सह पाकर जब भी मौका मिलता हम दोनों एक हो जाते। इसका फायदा यह हुआ कि मेरा जोश शांत होने लगा था और एक दिन मैं गर्भवती हो गई। साकाराम बहुत खुश था और जब पहला ही लड़का पैदा हुआ तब साकाराम की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मेरे और बच्चे की देखरेख के लिए एक दाई रख ली गई। जब भी बाजार या कहीं दूसरी जगह जाना होता, मैं अपने बच्चे को दाई के पास छोड़ जाती। एक दिन मैं बाजार गई थी। मैं एक दुकान में जा रही थी, तभी उधर 2 औरतें मुझको देखकर आपस में कानाफूसी करने लगी। इसकी गोद में जो बच्चा है वह साकाराम का नहीं, बल्कि उसके नौकर सचिन का है। पहली औरत ने कहा, अरे साकाराम की उम्र देखो, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं। दूसरी वाली औरत ने ताना मारते हुए कहा, दोनों में उम्र का कितना फर्क है। इस औरत ने शादी कैसे कर ली? सुना है यह औरत विधवा थी। पहली वाली औरत ने कहा, विधवा थी तो क्या हुआ? अरे उम्र देखकर तो शादी करती। अरे इसने साकाराम को देखकर शादी नहीं की, फिर क्या देखकर की? उस औरत ने पूछा। उसकी ढेर सारी दौलत देखकर। आगे की बात मैं सुन न सकी। जिस दुकान पर जाने के लिए मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तभी यह दोनों औरतें सीढ़ियाँ उतर रही थी। मुझे देखकर यह बात कही, तब मैं रुक गई। उन दोनों औरतों की बातें सुनने के बाद दुकान के भीतर न जाते हुए मैं उल्टे पैर लौटकर फिर कार में बैठ गई। ड्राइवर ने हैरान होकर पूछा, मेम साहब, आप दुकान के भीतर क्यों नहीं गई? जल्दी चलो बंगले पर। मैं अनसुना करते हुए आदेश दिया। आगे ड्राइवर कुछ ना बोल सका। उसने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब मैं घर पहुंची और कार से उतरने लगी, तब ड्राइवर ने पूछा, मेम साहब, जिस दुकान पर आप खरीदारी करने गई थी, वहां से बिना खरीदारी किए क्यों लौट आई? मेरा मूड बदल गया। मैंने जवाब दिया, मूड तो बदला नहीं मेम साहब, मगर मैं सब समझ गया। कहकर ड्राइवर मुस्कुराया। क्या समझे रचित? गुस्से में मैं बोली। इस बच्चे को लेकर उन औरतों ने, देखो रचित, तुम अपनी औकात में रहो। बीच में ही बात काटते हुए मैं बोली, हाँ मेम साहब, मैं भूल गया था कि मैं आपका ड्राइवर हूँ। माफ़ी मांगते हुए रचित बोला, मगर सच बात तो ओठों पर आ ही जाती है। क्या सच बात ओठों पर आ ही जाती है? मैंने पूछा। यही मैम साहब कि उन दोनों औरतें बच्चों को देखकर कहा होगा कि यह बच्चा सेठ जी का खून नहीं है, बल्कि उनके नौकर सचिन का है। रचित ने साफ साफ कह दिया। तब मैं गुस्से से बोली, देखो रचित, तुम हमारे नौकर हो, अपनी हद में रहो। औरों की तरह हमारे संबंधों को लेकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। कहकर मैं कार से उतर गई। हालांकि मुझे भी पता था कि सच्चाई क्या है, लेकिन कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है। उसने जो कुछ भी कहा था सच ही कहा था। मैं उदास होकर चुपचाप कमरे में आ गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।